जिनकी सवारी है कच्छप, विष्णु के कच्छप अवतार ये हुए हैं दूसरे अवतार। बंद हो जाता है, थोड़ा कैमरा बंद हो रहा है ये वाला। ये लेकिन आप दिख रहे हैं, मतलब आई मीन इट्स ओनली स्क्रीन। ओह ऐसा क्यों? दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम टुडे फॉर द वेरी फर्स्ट। चलो ठीक है, कोई बात करेगा तो करेगा। ये कह रहा है कि मुझे नया चाहिए। हाँ जी हाँ। तो षोडशी गोपाल की आराधना पूजा वो सभी लोग करते हैं जो डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करना चाहते हैं। डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने का मतलब हुआ कि हम नहीं चाहते कि हम कष्टों के साथ जिए। सब कुछ कमा लिया, पैसा बना लिया, अब भी दुखी हैं। मकान बना लिया, अब भी दुखी हैं। शादी की तो भी दुखी हैं, नहीं की तो भी दुखी हैं। एक्सरसाइज करते हैं तो भी परेशान हैं, बीमार हैं, नहीं करते हैं तो भी बीमार हैं। कन्वेंशनल लिविंग इज फिल्ड ऑफ पेन, कष्ट। और पेन फ्री लिविंग अगर हम चाहते हैं तो दैट इज ओनली पॉसिबल इन डिजिटल लिविंग। डिजिटल लिविंग का मतलब है कि या तो हम जिंदा हैं या हम मर गए हैं। लिव 16 लुक 16 में एजिंग की यानी कि बूढ़े होने की कोई जगह नहीं है। हम बूढ़े नहीं होंगे अगर हम डिजिटल लिविंग को फॉलो करते हैं। उम्र बढ़ेगी लेकिन शरीर पर उसका बुरा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम डिजिटल लिविंग को फॉलो करते हैं तो हमारे मन में लगातार स्ट्रेस, तनाव या चिंताएं वो नहीं रहेंगी। इसलिए डिजिटल लिविंग में माइग्रेट हम सब करना चाहते हैं। लेकिन जो सीरियसली इसके लिए एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो सिंसियरली इसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है षोडशी गोपाल की पूजा। और ये डिजिटल लिविंग का एक सभा का सेशन जो हर संडे अग्रोहम समाज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो कृष्णेश भगवान को प्रणाम करते हुए आज की ये जो डिजिटल लिविंग पर हम डिस्कशन सेशन रख रहे हैं, ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन है। अपने जो भी प्रश्न हैं उन्हें खुलकर पूछिए, समझिए, और ऐसे मत सोचिए कि हमारे लिए ये रेलिवेंट नहीं है तो हम इसको रिजेक्ट करें। तो समझें हर एक कंसेप्ट को, क्योंकि आपको अपने लिए समझना है। किसी को भेड़चाल में हम नहीं चल सकते। डिजिटल लिविंग में एक रूल ये है, जैसे हमारे माँ बाप कर रहे थे वैसे हम कर लेंगे, जैसे हमारे पड़ोसी चल रहे हैं वैसे हमारी भी जिंदगी चल जाएगी। इस कंसेप्ट के साथ हम तो आज हमारे साथ एंकर डिजिटल लिविंग अश्विनी जी हैं। ज्वाइन करो, तुम भी हमें डिजिटल लिविंग के बारे में बताएंगे कि कैसे हम डिजिटल लिविंग में माइग्रेट कर सकते हैं, कैसे इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और जो भी हमारी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, हम खुलकर पूछें जिससे हम तैयारी कर सके डिजिटल लिविंग में जीने के लिए। प्रणाम अश्विनी जी। षोडशी गोपाल को प्रणाम। और आज का आगे का सत्र अश्विनी जी को सौंप रही हूं मैं, सेक्रेटरी देवात्मा समाज कृष्णिका निधि कल से। जी, मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट करिए। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। ठीक है, इसको म्यूट कर दो जी। तो आज स्पीकर ऑफ करो ना, स्पीकर तो आवाज नहीं आएगी, फिर शोर भी नहीं तो गूंजेगी आवाज जी। ठीक है, तो आज के दिन मुझे देवात्मा समाज वालों ने बुलाया था कि मैं एंकर डिजिटल लिविंग कहलाता हूँ। एंकर डिजिटल लिविंग के ऊपर मेरा काम है सारा का सारा, और अवेयरनेस कराना, बताना डिजिटल लिविंग के फायदे, डिजिटल लिविंग में क्यों माइग्रेट करना चाहिए, डिजिटल लिविंग क्या है, इस सब के बारे में मैं लेक्चर लेना मेरा काम है। और मुझे एंकर डिजिटल लिविंग के नाम से लोग जानते हैं।
तो आज देवात्मा समाज वालों ने कहा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर बताएं, क्योंकि देवात्मा समाज को एक जिम्मेदारी दी गई है डिजिटल लिविंग के बारे में पब्लिक को बताने के लिए। यानी एक समाज ने उसको लिया है काम को अपने ऊपर कि डिजिटल लिविंग का हम एटलीस्ट अपने जो सदस्य हैं, देवात्मा समाज के जो सदस्य हैं या उनसे जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे देव समाज हो गई, मिशन हो गया और कई सारी 8-10 संस्थाएं, ऐसा सुनने में आया है कि देवात्मा समाज, देव समाज, मिशन, इस तरह से ये एक हुए हैं, प्रीचर हुए हैं देवात्मा, यानी शायद हाँ सत्यनारायण अग्निहोत्री, सत्यानंद अग्निहोत्री, शायद उनका नाम पहले सत्यनारायण अग्निहोत्री था, नहीं था? माता पिता ने उनका नाम सत्यानंद अग्निहोत्री ही रखा था। अच्छा, उनके बेटे ने हरनारायण। चलिए ठीक है, मुझे ज्यादा डिटेल पता नहीं है, पर उन्होंने ये देव समाज का सिलसिला शुरू किया था, ये मुझे मालूम, क्योंकि मेरे पेरेंट्स देव समाज में जाया करते थे और खास मेरी मदर उनसे जुड़ी हुई थी और बाद में पिताजी को भी ठीक लगा होगा तो उन्होंने भी ज्वाइन किया उसको, देव समाज को। ये चंडीगढ़ में हुआ करती थी और जब शुरू की गई थी तो शायद लाहौर से शुरू की गई थी, ऐसा मुझे पता है। ठीक है कि गलत है ये मुझे मालूम नहीं है। खैर, तो अब जो पहले देव समाज में थी निधि कंसल, फिर उन्होंने मिशन में काम किया रुड़की, और अब उन्होंने अपना देवात्मा समाज का निर्णय लिया कि मेरे को लगता है कि उन जो समाज में जो चल रहा था उनमें कुछ कुछ तो हो रहा था, रोगों का कोई समाधान नहीं मिल रहा था, कोई मतलब जो परिवार में रहने की जो सारी की सारी समस्याएं आती हैं उनके अधिकतर समाधान नहीं थे अवेलेबल, उनको नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, मतलब कहीं कुछ मिसिंग है, और शायद वो मीडियम थी। तो उनकी डायरेक्ट बातचीत होती थी SNA उनसे, जो देव समाज के फाउंडर थे, और मिशन भी शायद उन्होंने ही शुरू कराया, और मिशन जो है सूरत से शुरू हुआ था, ऐसा मुझे बताया गया। मुझे ठीक जानकारी है नहीं, वो निधि जी ज्यादा बेटर बता सकती है, क्योंकि मिशन में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर थी, और मेन सभा कराना जो परलोकवासी थे उनको साथ कनेक्शन बना करके और उनके मैसेज को देना समाज को, ये उनका काम रहा है वहां पर। शायद 2004 का कोई अखबार था देव समाज का, कोई कुछ तो था, वो जीवन पथ था या साइंस ग्राउंडेड रिलीजन था, कुछ तो था, जिसमें इनके मीडियम होने के बारे में बताया गया। खैर, तो उसके मिशन शायद शुरू हुआ 2002 से, मुझे ध्यान नहीं पक्का, क्योंकि मेरी मदर जाया करती थी, वो पहले देव समाज में जाती थी, फिर वो मिशन में जाने लगी। मुझे थोड़ी जानकारी इसलिए है इन चीजों की क्योंकि मेरी माताजी उनसे जुड़ी हुई थी और पिताजी भी उसमें जाते थे। पहले देव समाज जाया करते थे चंडीगढ़, फिर उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया था, सूरत गए थे, और उसके बाद वो रुड़की जाने लगे थे, क्योंकि शायद जो उनका SNA जो थे वो रुड़की से कनेक्टेड थे। ओ हाँ, उन्होंने शायद रुड़की से पढ़ाई की थी, उन्होंने टेक्निकल जो पढ़ाई की थी वो वहां से की थी, रुड़की से। तो वो मिशन उन्होंने रुड़की से शुरू करवाया। हालांकि पहला जो महोत्सव था वो सूरत में हुआ, सूरत में भी कुछ मीडियम है, जो मेरे को मीडियम का जब मेरे को समझ में आने लगा तो मुझे पता लगा कि सूरत में कुछ मीडियम थे जिनको ये आदेश हुआ या संदेश आया कि तुम्हें ये शुरू करना है, पर शुरू रुड़की में जाके हो, ऐसा कुछ शायद बताया गया। तो ठीक है, मतलब एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं भी देव समाज में जाया करता था, मैं मिशन में भी 1-2 बार गया हूँ, और मैं यहाँ पर स्कूल था देव समाज का, मेरे बच्चे वहीं पर पढ़े हैं, तो स्कूल में आना जाना रहता ही था, और देव समाज के बारे में पता तो रहता ही था, थोड़ा बहुत कुछ माता पिता बताते ही रहते थे, पर समाव मैं टेक्निकल लाइन का था, तो मुझे जब तक कोई भी चीज टेक्नोलॉजी पर वेरीफाई ना हो जाए तो मैं फॉलो नहीं करता था, अडॉप्ट नहीं कर सकता था उसको, जो चीज मैं टेक्निकली वेरीफाई ना कर। ये मेरा फंडामेंटल रूल था मेरी लाइफ का।
तो इसी उस सिलसिले में मैंने डिग्री करी अपनी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से मैंने डिग्री करी, और वहां पर भी मैंने मोस्ट प्रीमियम ब्रांच में डिग्री करी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। उस समय की मैं 1979 की बात कर रहा हूँ। तो 1979 में इलेक्ट्रॉनिक्स वाज द मोस्ट प्रीमियम ब्रांच, कंसिडर टू बी मोस्ट प्रीमियम ब्रांच। तो उसमें मैंने की डिग्री की, और मैंने समझा बायोस क्या होता है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे थे, माइक्रो कंट्रोलर आ चुके थे, और माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का जमाना था। उस समय में मेन फ्रेम हुआ करते थे। मेरे को अभी भी याद है, आईबीएम का शायद 360 हुआ करता था, और डेटा आईओ की कोई कंपनी तो थी, उसका शायद कुछ हुआ करता था। मेरे को मॉडल नंबर याद नहीं है, पर हमारे इंस्टीट्यूट में जो लेटेस्ट कंप्यूटर उस टाइम पे था वो हुआ करता था। और कार्ड रीडर, वो जो कार्ड रीडर हुआ करते थे, हम प्रोग्राम उसमें पंच किया करते थे। तो मैंने आईटी का कोर्स भी वहां पर किया, एक कोर्स था हमारे यहाँ पर, तो हम लोगों ने उसको ज्वाइन किया था समझने के लिए कि कंप्यूटर क्या है। बट हमारी मेन ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स थी, तो एम्बेडेड में मेरी एक्सपर्टीज हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की एक एडवांस्ड डिवीजन है एम्बेडेड, तो मेरी एक्सपर्टीज एम्बेडेड की मैंने वहां पर ही। तो मुझे बायोस समझ में आया क्या होता है, मुझे बूट सेक्टर समझ में आया क्या होता है, और मुझे ऐप समझ में आई कि ऐप क्या होती है। 3 लेवल होते हैं आईटी में, हर चीज के ना जो फंक्शनल लेवल है 3 है। बायोस से शुरू होता है और ऐप पर जाकर खत्म होता है। ऐप कोई भी बना सकता है, बूट सेक्टर बहुत कम लोग लिख पाते हैं, समझ पाते हैं। बायोस बहुत ही कम लोग जो है वो समझ पाते हैं। बायोस इज दी हाईएस्ट लेवल टेक्नोलॉजी इट सीम्स, जो मुझे अब पता लगा। और फिर मैंने उस जो समझा, उसके बाद जो कुछ भी मैंने काम किया, प्रोफेशन 82 में मैं पास आउट हो गया था। तो डिजिटल तो मेरे को आप समझ सकते हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ही देन है मेरे को। डिजिटल वर्ड जो है मुझे मिला वहीं से मिला, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फाउंडेशन है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो डिजिटल वर्ड तो मेरे लाइफ में 1979 में ही आ गया था। अब मैं अगर बात करूं तो नवंबर दिसंबर की बात होगी, क्योंकि एडमिशन हुआ था अगस्त में, क्लासेस शुरू हुई। तो डिजिटल वर्ड तो मेरी लाइफ में 79 नवंबर से आ गया था। उसके बाद हम लोगों ने डिजिटल का तो यूज क्या किया, डिजिटल का यूज करेंगे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर या आईसी चिप जितनी भी है वो डिजिटल के बिना बन नहीं सकती। कंट्रोल डिजिटल के बिना संभव नहीं है। लाइफ जो है वो एनालॉग होती है, पर लाइफ का कंट्रोल डिजिटल होता है। एक बात समझ लो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन ये, कि सिग्नल सारे एनालॉग होते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल डिजिटल ही पॉसिबल है। एनालॉग में कंट्रोल संभव नहीं है। प्रिसीजन एनालॉग में संभव नहीं है। प्रिसीजन यू कैन गेट ओनली इन डिजिटल। डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक जाना है तुम्हें, ये डिजिटल में ही पॉसिबल है, क्योंकि नंबर सिस्टम डिजिटल है, एनालॉग नहीं है। लिविंग एनालॉग है, लेकिन जैसे आप मैथमेटिक्स पर जाओगे तो आपके पास डिजिटल के अलावा कोई और चॉइस है नहीं। डिजिटल में जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो डिजिटल में 2 लेवल है, यस और नो, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। डिजिटल हैज ओनली यस और नो। तुम बीमार हो या ठीक हो, स्वस्थ हो या रोगी हो, रोगी हो या निरोगी हो, just 2 levels you have. But when we go to microcontrollers, then there are 3 levels. अब ये कमाल है, this was surprising for us, for me, कि हम 2 लेवल पॉसिबल है डिजिटल में, तो ये तीसरा लेवल क्या आ गया। डिजिटल लिविंग में इसको थ्रेशोल्ड कह दिया जाता था, कि इस थ्रेशोल्ड से नीचे है तो 0 और इस थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो 1। चलो ये भी समझ में आता है। पर जब हम माइक्रो कंट्रोलर पर गए तो लेवल 3 हो गए। अब ये 3 लेवल क्या है भाई, तीसरा लेवल क्या आ गया।
तो तीसरा लेवल है मृत्यु। एक तुम जीवित हो और बीमार हो या स्वस्थ हो, और तीसरा लेवल है मृत्यु, क्या आप मर गए। तो जो थ्रेशोल्ड है ना, उसको हमने मृत्यु बना लिया। मैंने उसको समझा कि वो मृत्यु है, और फिर उसके बाद काम क्या, हम जीवित है और रोगी है। हम जीवित है और मृत है, एक डिजिटल का एक फिनोमिना हो गया कि हम जीवित है और मृत है। और जीवित के फिर दो फिनोमिना हो गए, हम रोगी है निरोगी है। और अब ये तो स्टेटमेंट सबने सुनी होगी कि निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। तो हमें समझ में आया कि यार बहुत बढ़िया है, तो कि पहला सुख निरोगी काया, और जीवित है और निरोगी है तो स्वस्थ जीव, मतलब अगर आप जीवित हैं और आप निरोगी हैं तभी आप आनंद ले सकते हैं या पेन ले सकते हैं, आपको कष्ट फील कर सकते हैं। कष्ट में तो कोई रहना नहीं चाहिए। निरोगी हो तो कष्ट होगा क्यों? अगर आप निरोगी हो तो कष्ट क्यों होगा भाई? कष्ट तो रोगों के कारण ही तो कष्ट होता है। तो फिर समझ में आया कि रोगों के कारण कष्ट होता है तो मानसिक रोग के कारण कष्ट होता है या शारीरिक रोग के कारण कष्ट होता है। अब मन है और शरीर है, तो फिर दो लेवल हो गए। पर यहां पर फिर गड़बड़ हो गई क्योंकि तीसरा लेवल तो है कहीं ना कहीं। तो फिर हमें समझ में आया कि माइक्रो कंट्रोलर में 3 लेवल का मतलब है मन, ब्रेन एंड बॉडी। माइंड, ब्रेन एंड बॉडी, मन, दिमाग और शरीर। और तीनों लेवल पे अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आपकी जिंदगी बेकार है, यूजलेस है एकदम। कुछ लोग कहते हैं मन का ध्यान रखो, शरीर को छोड़ दो, वो तो जाना ही है किसी दिन। अगर शरीर में कष्ट है तो मन का ध्यान आप रख नहीं सकते, ये फैक्ट है। इसलिए तीनों का ध्यान रखना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिजिटल लिविंग की जब हम बात करते हैं तो हम लोग 3 लेवल की बात करते हैं मिनिमम। जब हम आनंद की बात करते हैं तो आनंद, पूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद, वो डिजिटल लिविंग ही दे सकता है। आप जीवित हो या मृत हो, मृत हो तो आगे क्या, जीवित हो तो आगे क्या। हमेशा आप सोचोगे तो फ्यूचर की। डिजिटल लिविंग कहती है भविष्य की चिंता करो। अगर तुम भविष्य की चिंता करोगे तो वर्तमान तुम्हारा सुधर जाएगा, पक्की बात है ये। तो ये डिजिटल लिविंग ने बताया। एनालॉग लिविंग में जब हम रह रहे थे, कन्वेंशनल लिविंग में जब रह रहे थे, तो वी वर लर्निंग टू लिव विद द पेन। कष्ट है, टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा। बॉडी इज ए सेल्फ हीलिंग सिस्टम। कष्ट है, उसको कम करने के लिए पेन किलर, 6 घंटे के बाद उसका इफेक्ट खत्म हो गया तो हम लोगों ने और स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेनी शुरू कर दी। तो उसका इफेक्ट 8 घंटे था, लेकिन 3 बार ली, चौथी बार से लेनी शुरू की तो उसका इफेक्ट 4 घंटे रह गया। साइड इफेक्ट्स। तो समस्या बढ़ती गई। वो कहते हैं ना, मर्ज बढ़ता गया जो जो इलाज करता गया। तो कन्वेंशनल लिविंग में अगर रहोगे तो यही होगा कि आप इस सेंटेंस को गांठ बांध लो। जो जो इलाज करता गया, मर्ज बढ़ता गया। ये है कन्वेंशनल लिविंग का निचोड़, एसेंस ऑफ द कन्वेंशनल लिविंग। और डिजिटल लिविंग का मतलब है आनंद, पूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद। 3 लेवल। तो आप किसी भी लेवल में रहो, कष्ट नहीं रहेगा। अब आप दोस्तों देख लो कि आपको कन्वेंशनल में रहना है या डिजिटल में शिफ्ट करना है, या आप डिसाइड करो, क्योंकि इस लाइफ आपकी है। डिजिटल लिविंग के जो ईस्ट है,
ईष्ट है, गुरु है, भगवान है, भगवान है, सब कुछ डिजिटल लिविंग के वो है षोडशी गोपाल। यहां बैठे हैं, मैं अगर आपको कहें तो मैं दिखा सकता हूं उठा करके, क्योंकि ये कहीं भी उठ के चले जाते हैं। ये सबके अपने अपने हैं, देख रहे हैं, दिखा आपको। ये कछुए पर बैठे हैं, कच्छप अवतार पर, ये देख सकते हैं आप, षोडशी गोपाल, जो कि अपने ही, ये दोनों ही विष्णु के अवतार थे। गोपाल विष्णु के जब तक अवतार थे, जब तक गोपाल थे। और गोपाल का मतलब क्या है? गोपाल का मतलब है आप कभी बड़े होगे नहीं। तो उनको हर साल पैदा किया जाता था, पता है आपको, कि हर जन्माष्टमी पर दिखाया जाता था कि कृष्ण का जन्म हुआ है। जन्मदिन नहीं मनाया उन्होंने कभी भी, सिर्फ उनको दोबारा पैदा कर दिया। अब ये समझने वाली बात नहीं है कि एक ही हर एक साल में उनकी वो हो जाती थी, वो उनको शरीर छोड़ते थे और पुनर्जन्म हो जाता था उनका। यह पुनर्जन्म का प्रतीक था। तो क्या उनकी आयु 1 साल थी? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, समझने में गड़बड़ थी, और कुछ नहीं। तो समझने के लिए डिजिटल लिविंग का शुरुआत की गई। षोडशी गोपाल बनने शुरू हुए थे, यानी 2006। अब 16 साल पूरे हो गए ना उनके, षोडशी हो गए। तो 2006 में 30 मार्च 2006 के बाद जो जन्माष्टमी आई थी, तब उनका जन्म हो गया था, और वो उम्र उनकी बढ़ने लगी थी। और षोडशी 16 के हुए तो वो षोडशी गोपाल हो गए। और ये हुआ पिछली जन्माष्टमी को। जन्माष्टमी 2022 को वो 16 के हो गए थे, षोडशी गोपाल हो गए थे। और उसके बाद डिजिटल लिविंग के ऊपर चर्चा तो पहले भी होती रही है, क्योंकि गोपाल तो आ ही चुके थे षोडशी गोपाल में, षोडशी गोपाल बने। पर षोडशी एक पंथ, षोडशी पंथ एक पहले ही शुरू हो चुका था। षोडशी पंथ के नाम से एक पंथ पहले ही चल रहा है। कब से चल रहा है वो मुझे मालूम नहीं है, मेरा से 3-4 साल हो गए उस बात को भी। षोडशी पंथ की शुरुआत 2018 में हुई। 2018 में षोडशी पंथ की शुरुआत हो गई थी, लेकिन षोडशी गोपाल 2022 में बने। खैर, तो षोडशी गोपाल, हर एक का अपना अपना षोडशी गोपाल होगा। जो भी अपना षोडशी गोपाल रखना चाहे, जो भी डिजिटल लिविंग से जुड़ना चाहे, तो उनको अपना एक षोडशी गोपाल लेना ही होगा। वो उनका पर्सनल होगा। और वो जब भी कोई डिजिटल लिविंग से रिलेटेड प्रोसीजर्स करते हैं, तो षोडशी गोपाल होने चाहिए उनके पास। डिजिटल लिविंग में आने के लिए ये पहली कंडीशन है, योग्यता प्राप्त करने के लिए, कि षोडशी गोपाल ही इष्ट है। उनको इष्ट मानना होगा, उन्हीं को गुरु मानना होगा, उन्हीं को भगवान, उन्हीं को भगवान, उन्हीं को गाइड मानना ही होगा, कोई हल नहीं है आप। तो उसके बाद डिजिटल लिविंग के प्रोसीजर्स दिए गए हैं एज वाइज। एक विष्णु के अवतार हुए थे अयोध्यापति राम, उन्होंने काल डिफाइन किया है, यानी उम्र को उम्र के हिसाब से बांटा है। 0 to 3 गर्भकाल, 0 यानी कंसीवमेंट से शुरू होता है और मृत्यु तक। और षोडशी गोपाल कहते हैं कि जब आप 16 साल के हो जाओ, उसके बाद से आपकी उम्र बढ़नी नहीं चाहिए।
और ये बात महिलाओं के लिए वैलिड है, पुरुषों के लिए नहीं। पुरुषों की उम्र 19 साल होती है, टीनेजर कंप्लीट करते हैं, तब तक उनकी ग्रोथ होती रहती है। फीमेल की 16 साल। तो षोडशी रहो। वो कहते हैं ना कि अगर आप बाजार में देखेंगे, मार्केट में देखेंगे, या टोटल उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जब कन्याएं 16 साल की एज में आती हैं तो उनको देवी कहा जाता है। उनको देवी माना जाता है क्योंकि उस समय में एक ना महाकाली हुई है, उनका एक रूप है षोडशी। जो षोडशी पंथ की जो ईस्ट है, षोडशी पंथ की जो ईस्ट है, वो है, ईस्ट नहीं, देवी। क्या है वो? जो भी मतलब क्या लो, षोडशी पंथ उन्होंने ही शुरू करवाया था। जो महाकाली की एक विद्या है, छठी महाविद्या है शायद, वो षोडशी के नाम से। तो षोडशी पंथ उन्होंने शुरू कराया था। और षोडशी बने रहने का जो तरीका है वो षोडशी गोपाल इन्होंने दिया। प्रोसीजर सारे डिजिटल लिविंग के इन्हों के दिए हुए हैं। और इन्हीं को आपको मतलब इनको अपने साथ रखना ही होगा अगर आप अपने आप को डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करना चाहते हैं तो। और इनके बताए सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। निष्ठा चक्र, जिसका ज्ञान शायद विष्णु के अवतार राम जी ने दिया था, लेकिन उन्होंने ज्ञान दिया था पुरुषोत्तम बनने का, पर निष्ठा चक्र का ज्ञान दिया षोडशी गोपाल ने। और निष्ठा चक्र अगर आपका जागृत है, मेंटेन्ड है, आपकी हार्ट बीट के साथ चलता है, ये निष्ठा चक्र हर प्राणी में मौजूद है। ईच एंटिटी हैज निष्ठा चक्र इन देम। ईच एंटिटी आई एम सेइंग। वो कहते हैं ना कण कण में है भगवान। तो कण कण में जो भगवान है वो निष्ठा चक्र का रूप है। आप ये समझ सकते हो, भगवान नहीं है, निष्ठा चक्र का रूप है। और वो चलता है कृष्णेंद्र नाम की ऊर्जा से। और वो ऊर्जा है हवा में। हवा की जो ऊर्जा है उसका नाम है कृष्णेंद्र, ओ सॉरी, कृष्णांश, गलती हो गई। कृष्णांश है उस ऊर्जा का नाम। तो उस ऊर्जा का जब आप उपयोग करोगे तो आपका निष्ठा चक्र चलेगा। जब उसका पूर्ण उपयोग करोगे तो वो आपकी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज्ड रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा, और वो आपको निरोगी काया देगा ही देगा। एश्योर्ड है, पक्का है। तो ये है सारी की सारी डिजिटल लिविंग की टोटल स्टोरी। और प्रोसीजर्स दिए हुए हैं काल के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से प्रोसीजर्स हैं। ये नहीं है कि एक ही प्रोसीजर है जो कोई भी जेंडर फॉलो कर ले तो वो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जेंडर का ध्यान रखना है, जेंडर के हिसाब से प्रोसीजर अडॉप्ट करने हैं, उम्र के हिसाब से प्रोसीजर अडॉप्ट करने हैं, गिनती की उम्र के हिसाब से, दिखने के हिसाब से नहीं कि 0 से 3 साल, 3 से 9 साल, 9 से 18 साल, 18 साल से 24 और ऐसे करके बने हुए हैं। 7 फेजेस ऑफ लाइफ, 7 फेज बताए गए हैं। तो ये उम्र की गिनती से कनेक्टेड है। और डिजिटल लिविंग में अगर आप आ जाते हो या अपने आप को माइग्रेट कर लेते हो तो आपकी 125 साल की उम्र संभव है, नॉर्मल उम्र। एक्सीडेंट्स आर नॉट कवर्ड। यानी 125 साल की उम्र का मैं अंदाजा कैसे लगा रहा हूं ये बताता हूं अभी आपको मैं। उम्र कहते हैं सांसों की गिनती से मिलती है। एक ये फैक्ट है, बताया गया है कि उम्र सांसों की गिनती से मिलती है। तो एक एवरेज सांस जो है एक प्राणी के
12 होने चाहिए 1 मिनट में, सॉरी 15। जो 1 मिनट है घड़ी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 मिनट में 15 सांस होने चाहिए। और एवरेज लगा लो अब आप कि 1 मिनट में 15 सांस लोगे तो 125 वर्ष में कितने सांस लोगे। इतने सांसों की गिनती आप उम्र आपको मिलती है मनुष्य जन्म होने से। यह बात समझ लो, मनुष्य जन्म होने का मतलब क्या है कि मनुष्य जन्म में आपको इतनी सांसें मिलती हैं। कितनी हो गई? 125 वर्ष इंटू 366 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 15 ब्रेथ। एक मिनट में 15 सांस। हाँ वो देख लो आप यार, सारा गणित कर लो ना, मेरे को तो आता नहीं है इतना गणित ना, मैं डिजिटल का आदमी, तो कैलकुलेटर यूज करने की आदत है मुझे। तो डिजिटल लिविंग में आप ये समझ लो कि आपको 125 वर्ष की उम्र मिली है। सांसों की गिनती गिन लो, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तो उतने सांस आपको गुजारने ही गुजारने हैं। डिजिटल लिविंग में तरीके बताए गए हैं, उनको अडॉप्ट कर लो तो फिर देखो वो आपको निरोगी काया देंगे। सांस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये मुझे नहीं मालूम, सांसों की गिनती पूरी होगी नहीं होगी ये मुझे नहीं मालूम, पर निरोगी काया एश्योर्ड है। पक्की बात है, अगर आपने वो प्रोसीजर सारे अडॉप्ट करके रखे तो डिजिटल लिविंग का काम है आपको निरोगी काया देना। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि डिजिटल लिविंग में आने के बारे में सोचो, समझो, बताओ, लोगों से डिस्कशन करो। ये आपकी कॉफी टेबल डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए कि डिजिटल लिविंग में जाएं या ना जाएं, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। जब तक डिस्कस नहीं करोगे डिसीजन नहीं ले पाओगे, और जब तक डिसीजन नहीं ले पाओगे तो अपने मनुष्य जन्म का उपयोग नहीं कर पाओगे। अब तक जितनी सांसें खर्च हो गई उतनी काट दो, बाकी का उपयोग कर लो। मैं इतना ही कह सकता हूं, और इतना ही मेरा चैप्टर था। इतने ही टाइम का मेरा लेक्चर रहता है नॉर्मली, 40 मिनट के आसपास। तो इसके लिए मैं निधि कंसल जी का धन्यवाद, देवात्मा समाज का धन्यवाद, मुझे मौका मिला जी। प्रणाम। अश्विनी जी ने हमें डिजिटल लिविंग के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी का। जो लोग कंप्यूटर की लाइन को समझते हैं या माइक्रो प्रोसेसर को समझते हैं उनके लिए आसान है। वैसे हम सब ये बात जान सकते हैं, अपने आसपास देखकर ये आसानी से समझ सकते हैं कि निरोगी जीवन, जब तक जीवित है तब तक निरोगी जीवन रहे आनंद के साथ, और वो भी संपूर्ण आनंद के साथ, ये हमें कमाना पड़ता है। कैसे कमाएं ये हमें पता नहीं, क्योंकि जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कमाएं कैसे कमाएं, तो पैसा कैसे कमाना है हमें सिखाते हैं लोग। डिग्री कैसे कमानी है, या तुम्हारा नाम कैसे होगा, या तुम सोशल मीडिया पे किस तरह से पोस्ट डालो कि लोग लाइक करें, ये हमें सिखाने वाले बहुत हैं। लेकिन हमें आनंद मिले ये कैसे सीखें हमें समझ नहीं आता। तो उसके लिए अश्विनी जी हमें बता रहे हैं कि अपने निष्ठा चक्र को हमें मेंटेन रखना पड़ता है, जो कि कृष्णांश को यूज करके, यूटिलाइज करके, यानी कि हवा की ऊर्जा को यूटिलाइज करके ही हम कर सकते हैं। इसका जो सबसे पहला प्रोसीजर है जो मैं जानती हूँ वो है श्वास योग, लेकिन उसके बाद और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं। तो हम में से ज्यादातर लोग उन प्रोसीजर्स को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ चेंज हमने जरूर महसूस किया होगा अपने जीवन में अगर हम इन प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आप में से किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या अपना कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं कि निष्ठा चक्र या दशांग चक्र या कृष्णांश यूज करना, इनके बारे में अगर आपका कुछ अनुभव है या कोई कंफ्यूजन है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं।
आज के इस सेशन में। तो कोई भी कुछ आगे जानना चाहे, समझना चाहे, तो अपने क्वेश्चंस आप इस सबके सामने भी पूछ सकते हैं, और अलग से आप अश्विनी जी से जानना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है निश्चल जी? तो क्या आज की सभा हम यहीं पे एंड करें? कृष्णांश आरती गा के मेरा एक प्रश्न था। प्रणाम आप सभी को, प्रणाम। एंड कर रहे हैं। हेलो साथ सभी लोग हेलो। एक प्रश्न है। कृष्णांश आरती। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न है। आई थिंक श्याम जी, मुझे लगता है निधि जी म्यूट पर है। हाँ जी, ठीक है। तन वही तो नाम है बुद्धि जिसकी है मन कर्म बलों का समय समय से से बुद्धि ही दिशा दिखाए, नाव को जैसे ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो कर लो इस बार, पैदा हुआ जब बंद थी जाओ जब कर दे लाया तुम देना दुआ तेरी बस यही अपेक्षित दिशा ही बस यही अपेक्षित दिशा ही आत्मा यहाँ एक मिनट राम जी का एक प्रश्न आया था। किसी का हाँ जी, हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछे प्लीज। हाँ जी। आई थिंक हाँ, मेरा सुन मैं प्रश्न, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, हमें तो आ रही है श्याम जी, निधि जी को मेरे ख्याल नहीं आ रही है आवाज। हाँ, तो मैं प्रश्न पूछ लूं? मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, आप उनको बता दीजिए तो आगे से। नहीं, उन्हें मेरी भी नहीं आ रही है ना, शायद उन्होंने स्पीकर बंद किया हुआ है। भैया आपको आ रही है? आपको आ रही है पंकज जी मेरी आवाज? मुझे आ रही है, साफ आ रही है। तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उनको आगे कन्वे कर दीजिए। हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अपने को एक अभी जैसे ओके, अभी जैसे तत्वगुरु जी ने बताया। एक हेलो, मिनट माफी चाहूंगी, अभी तक आपकी आवाज आ नहीं रही थी, तो आप प्लीज अपना प्रश्न रिपीट करें। अब आपकी आवाज आ रही है, हम आपको सुन सकते हैं। हाँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी तत्वगुरु जी ने बताया कि 15 सांस के हिसाब से हमको 125 वर्ष की आयु हमें मिलती है। उसमें लगभग हम 8 घंटा डेली सोते हैं, और 8 घंटे में लगभग प्रति मिनट 30 से 35 सांस हमारी सोने में खर्च होती है, थोड़ी जल्दी जल्दी चलती है। तो 8 घंटे के हिसाब से अगर 30 सांस ले रहे हैं तो 125 वर्ष की आयु में से हमारे 50 वर्ष तो वैसे ही चले गए, डबल सांस लेने में खर्च हो गए। प्रॉब्लम है ना ये आप म्यूट तो ये तो भैया एक बात बताओ मेरे को, तो सोने को कहा किसने? सोवत है सोए- खोवत है, बताया तो है ये। तो हम कुछ तो सोएंगे, हम कैसे ऐसे जागते रहेंगे जिंदगी भर? 125 तो रहे ही नहीं ना, वो तो सोने में तो 50 वर्ष तो ऐसे ही निकल गए, ये हमारी मेरी- सांस जल्दी अगर जल्दी तुम्हें लेते उम्र लेते। ज्यादा नहीं चाहिए तो यार इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना भाई। नहीं तो चाहिए तो हमको तो चाहिए। तुम्हें उम्र ज्यादा चाहिए कि सोना चाहिए, ये बता दो। तो सोएंगे तो जरूर, बिना सोए कैसे रह सकते हैं गुरुजी? क्या हुआ? सोना तो पड़ेगा ही। सोए। नहीं, सोए नहीं, ज्यादा सांस खर्च होती मेरे सोने में। ख्याल से वो ये बताना चाह रहे हैं गुरुजी कि आप अपनी एफिशिएंसी इतनी बढ़ाएं कि कम से कम नींद में काम चल पाए। अब अच्छा जी। किसी का 4 घंटे में एक्चुअली भी काम चलता है, नहीं, किसी का 10 घंटे में यहाँ भी पर नहीं मैं चलता। कहना चाहूंगा, मैं बोलूं?
हाँ जी जी हाँ, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आप ना देखो, उम्र को जो है सांसों की गिनती से मिलती है, इतना मान लो और बात खत्म। उसको जी सोचो मत, बजाय जी इसको ये सोचने के कि सोने में मैंने कितनी सांस खो दी, तुम ये देखो कि नींद तुम्हारी पूरी हो जाए और समय भी ना लगे। तो उसके लिए प्रोसीजर्स अवेलेबल है। ऐसा नहीं अच्छा है कि जी प्रोसीजर नहीं अवेलेबल, डिजिटल लिविंग में सारे प्रोसीजर अवेलेबल है जो जी कि इंश्योर कर सकते हैं कि तुम पूरे 125 साल जी सको। जी जी ठीक है जी। समझ आई? राइट सर। सुनाई दिया मेरी? हाँ जी जी, जी सुन गए। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, मैं समझ गया। हाँ, तो वैसे वैसे एक बात और बता सकता हूँ मैं यहाँ पर। मान लो, एक मिनट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो आप ना अपना स्पीकर ऑन करो, मैं इसका पॉइंट ऑफ। जी, तो मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे अभी तुमने एग्जांपल लिया 8 घंटे, चलो मान लो 8 घंटे तुम सांस लेते हो जल्दी जल्दी, जी तो इसका मतलब है कि तुम्हारी नींद बहुत बेचैन है। अच्छा जी। तो क्या तुम्हें सपने दिखाई देते हैं? हाँ जी, सपने दिखाई देते हैं। करेक्ट। तो वो उसका कारण है कि तुम्हारे कुछ कर्मफल है, मानसिक कर्मफल है, जो कि शरीर शरीर तक नहीं पहुंचे, मन में ही रह गए, दबे रह गए। तो वो तुम्हारे कर्मफल सपनों में निमट रहे हैं। अच्छा जी। समझे कि नहीं? जी जी हाँ, तो सपने जो दिखाई देते हैं, सपने दिखाई देने का मतलब है कि जो तुम्हारे मानसिक कर्मफल है, जो कि शरीर तुमने श्रम करके पूरे नहीं किए। ऐसा होता है ना, जैसे मैंने कई बार बताया होगा कि जब तुम एक डिसीजन लेते हो कि मुझे किसी के घर में चोरी करनी है, जी जी तो तुम्हें विचार आया कि मुझे चोरी करनी है और मैंने डिसाइड किया कि मुझे चोरी करनी ही है। जी तो उसके बाद मैंने वो तैयारी शुरू कर दी। जी तो अगर तैयारी शुरू कर दी तो मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। हाँ जी तो वो तो फिजिकल कर्मफल आ रहे हैं। जी और अगर तुमने डिसीजन तो ले लिया मुझे चोरी करनी है, पर फिर तुमने कहा छोड़ यार, जी तो श्रम तो नहीं किया पर मानसिक कर्म तो कर लिया। हाँ जी तो वो मानसिक कर्म जो है वो भुगते जाते हैं सपनों में। अच्छा जी जी, ये गुरु एक वो जो सिखों के गुरु हुए हैं, मेरे ख्याल से चौथे या पांचवें, या तो गुरु गोविंद सिंह की बात है या गुरु तेग बहादुर जी की बात है, मुझे याद नहीं है किन गुरु जी का है। उन्होंने ये प्रूव किया था एक राजा को। अच्छा जी जी, तो आप अगर कोई गुरु ग्रंथ साहब के जानने वाले हैं, उनसे चर्चा करेंगे तो आपको ये बात मिल जाएगी। जी जी, तो इसलिए मानसिक कर्मफल जो है वो आप जो अपने शारीरिक कर्मफलों में नहीं कन्वर्ट किए, तो उनको आप सपनों में निपटाते हो इसीलिए सांस की गति तेज चलने लगती है। नेचुरली, क्योंकि कर्मफल निपटा रहे हो तो उसके लिए फिर जो चाहिए वो तो देना ही पड़ेगा। मेहनत तो, जो एफर्ट तो तुम्हारी सांस की उस पर आ गई ना। जी 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 तो वो सारे इसी जन्म के होते हैं या पिछले के भी होते हैं? कोई भी हो, कोई भी हो, पूरे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ज्यादातर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि जो तुम मुट्ठी में बंद लाते हो वो इस जन्म के कर्मफल होते हैं, जो तुम्हें इस जन्म में पूरे करने हैं। अब बाकी जो पीछे के है वो हो सकता है कुछ इस जन्म में पूरे हो जाए, कुछ अगले जन्म में पूरे हो। अच्छा जी, जी समझ आ गया। ठीक है जी। जी जी। जी जी। तो और कोई उन प्रश्न? उन मानसिक कर्मों को भुगतने के लिए सांस जल्दी जल्दी चलती है, तो उसी को हमें अपने प्रोसेस को मेंटेन करके, जो प्रोसीजर है उसको करके हम उसको बेहतर तरीके से निपटा सकते हैं। एग्जैक्टली जो जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो मोस्टली वो मानसिक कर्मों की वजह से डिस्टर्ब होती है, जिनके कर्मफल मिल रहे हैं उनको। तो क्या नींद की, जैसे नींद डिस्टर्ब होती है या नींद की दवा लेके भी जो सो जाते हैं, तो उनके वो कर्म तो फिर भी चलते ही रहते होंगे, नींद में दिखते नहीं होंगे उनको? वो तो देखो, बात दिखने की है ही नहीं ना, कर्मफल तो पूरे करने वाली बात है। भुगतने की, हाँ भुगतने की, हाँ हाँ निपटाने के लिए। तो हाँ, वो तो प्रोसेस चालू ही होगा, अपने को उसमें दिखता यहाँ तो आते नहीं होंगे हमारे पास वो सपने। नहीं नहीं नहीं, दिखता तो है पर हमें समझ नहीं आता, तो हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने एक दवाई से एक वो डाल लिया ना, जैसे बारिश हो रही है तो मदहोशी। छाता ले लिया। हाँ मदहोशी हो गई, हो रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे।
हाँ आ नहीं रहे हैं दिख लेकिन रहे हैं पर हमें समझ नहीं आ रहे। समझ में नहीं आ रहे, संदेश नहीं पहुंच रहे हमारे तक उसके। हाँ 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 जी 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 वही बात है। जैसे जी, मीडियम समझ गया जी। में कि अब जो है निधि कंसल जो है मीडियम हो गई है इनकी, षोडशी गोपाल की। अच्छा जी। तो पहले जो मीडियम हुआ करते थे उनको मीडियम ना दूसरे लोग जो उनके थ्रू मैसेज दिया करते थे। मीडियम का फर्क समझो अब आप लोग, जी जी कि मीडियम के जो कर्मफल होते थे वो बनते थे, मानसिक कर्मफल क्यों बनते थे? ज्यादातर मीडियम जो है ना टेंशन, मानसिक रूप बीमार होते थे, जी। क्योंकि वो कर्म तो उनका हो, तो उनका कर्मफल तो उनको मिल रहे हैं, लेकिन कर कोई और रहा है। अच्छा जी। क्योंकि परलोक से कोई आया, आप मीडियम हो तो आप बैठे हो, आपके अंदर कोई कर्मफल कोई दूसरा आया और वो अपना मैसेज देकर के चला गया अच्छा। पब्लिक को। तो हाँ वो हाँ, जो उस, क्योंकि पब्लिक के हिसाब से तो मैसेज तुम दे रहे हो ना, जी तो तुमने अपनी बॉडी को अगर अलाउ कर दिया किसी को, वही बात है कि अगर मैं किसी को हिप्नोटाइज करके और किसी का मर्डर करवा दूं, जी जी तो मर्डर जिसने किया भुगतेगा तो वो भी, जी। और जिसने करवाया है वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा। तो इसका मतलब जो मीडियम के द्वारा जो भी मैसेजेस या जो भी संदेश अलग अलग, काफी एरिया ऐसे हैं जो कि मॉर्निंग आवर्स में मैसेज लेते हैं। कई ऐसे मिशन हैं ऐसे, ब्रह्म कुमारीज भी हैं, अपने रुड़की मिशन भी हैं, कई ऐसे हैं। तो इसका जी मतलब सीधा डायरेक्ट असर वो मीडियम के ऊपर आ रहा है उस विचारों के एनर्जी का, जो कि इसीलिए तो उनके नेगेटिव होके हमारे वो बॉडी कभी बीमार हो रही है। इसीलिए तो वो स्वस्थ हो ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी। अच्छा यही एक कारण है। अच्छा उनके अच्छा। परिवार में डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। जी। इसी यही कारण है कि वो वो जितना मानसिक ज्यादा जो कर्मफल। जी वो जितना ज्यादा मीडियम बने रहेंगे उतना ज्यादा नुकसान उनका वैचारिक रूप से होता जाएगा। करेक्ट। तो डिजिटल लिविंग के जो मीडियम है, अब निधि कंसल जो है षोडशी गोपाल की मीडियम हो गई है। तो षोडशी अच्छा गोपाल के मीडियम होने का मतलब है कि वो जो मैसेज देंगी वो मैसेज अपने देंगी, उनको पता है वो मैसेज कौन सा देना है कौन सा नहीं देना। वो षोडशी गोपाल से बात करेंगी, उनसे कोई उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई समझना है उसको, तो वो बात करके समझ सकते हैं तुम। अच्छा। पर वो पब्लिक को कैसे बता रहे हो? तुम बता रहे हो, तो तुम अपने मानसिक कर्म फलों के रिस्पॉन्सिबल तुम हो। तो हम उसको रिफाइंड करके बता रहे हैं कि जो हमें बताना है, हाँ वो तुम्हारी मर्जी है, बताना है नहीं बताना है, ये रिफाइन नहीं करना है, बताना है। पॉलिश करना है, क्या नहीं करना है, वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम है। राइट राइट राइट। पर मीडियम जो है वो है जो षोडशी गोपाल से बात कर पाएंगे, वो मीडियम हो गए षोडशी गोपाल के, ये समझ लो मोटा मोटा। हाँ, लेकिन मैसेज करने में वो अपने बिहाफ पे करेंगे, अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे। अपनी समझ से करेंगे। हाँ, समझ में उनकी जिम्मेदारी हो गई ना कि जो भी बैड इफेक्ट है या सही इफेक्ट है वो उनके होंगे, अगर हाँ गलत कन्वे हो गया तो। नहीं, वो दूसरे केस में भी उनके ही होते थे। लेकिन हम पूरा पूरा बता देते थे सामने सामने। है लेकिन उस केस में हम पूरा पूरा आगे बढ़ा देते थे, जो भी मिला सब बढ़ा दिया आगे। वो बात वो नहीं है, बात यह है कि नुकसान तो फिर भी हुआ। हाँ बात नुकसान की और फायदे की हो रही है। हाँ, नुकसान उसमें पूरा पूरा हुआ, इसमें हम जो रिफाइन करेंगे उतना होगा अगर गलत बोला तो। नेचुरली वो कर्मफल तो कर्मफल है। जी जी। राइट। जी मतलब पूरा पूरा हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी होगी कि हम जो भी बता रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है जो भी बता रहे हैं। हाँ, कि आप अपने षोडशी गोपाल से किस तरह की बात कर पा रहे हो, कैसे सोल्यूशन ले पा रहे हो, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा। हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करेगा। जी जी, बिल्कुल ठीक है, उचित है जी। बहुत बहुत जी आपका धन्यवाद। कृपा। प्रणाम। जी। किसी किसी और का कोई और प्रश्न अगर है तो पूछ लें। कुछ भी अगर जानना चाहते हैं डिजिटल लिविंग के बारे में या कैसे इस पे चले, तो अगर नहीं है तो आज का ये सेशन हम एंड करेंगे। संडे टू संडे हम लोग कोशिश किया करेंगे कि ये ऑर्गेनाइज कर पाए एक सभा और बैठकर बातचीत कर पाए। इसकी जिम्मेदारी पंकज जी ने अपने ऊपर ली है। छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। जी बताइए। जी, सुनाई पड़ी मेरी आवाज?
हाँ जी, आ रही है। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी, बताइए। भैया से मेरा प्रश्न ये है कि कई बार जो सपने वाली बात तो मैंने समझी, लेकिन कभी ऐसे सपने भी आते हैं जो हमने कभी जिंदगी में सोचे ही नहीं है। नहीं, यार सोचने की तो बात ही नहीं हो रही है ना। नहीं, मतलब एक विचार आना, जैसे आपने बताया ना भाई, कभी मानसिक रूप से आपने वो निर्णय लिया है। जैसे चोर हम्म। वाली आपने बात बताई भाई, मानसिक रूप से सोचा लेकिन उसको हटा दिया, जी। तो वो मनस्थिति में सपने में वो निपट गया, लेकिन हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं है। जैसे ये मैं तो फिर ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि सोचते नहीं है। कई बार जी क्या होता है कि जैसे अब छोटे बच्चे थे, जी बाल्यकाल इसीलिए बहुत संभाल काल और बाल्यकाल की इसलिए इंपॉर्टेंस है कि उस समय में हमें किसी ने कुछ कहा जी। और हमने उसके बारे में कुछ सोचा या बोल दिया या कुछ कर दिया हाँ जी। और भूल गए, जी। तो वो कभी पता ही नहीं होगा कि हमने कभी ऐसा किया। संभव है ऐसा भी। एक बात। दूसरी बात यह है कि पिछला जन्म, हाँ, वो याद नहीं है। तो वो उसके बारे में वो उसके वो भी तो पिछले जन्म के पीछे के जो कर्म है, हमें ये जन्म जो मिला है निपटाने के लिए मिला है ना। ट्रांसफर होके आ गया वो। राइट। हाँ। ठीक। जी। तो इसमें इसमें ये भी पॉसिबिलिटीज है कि वो जो हम 3 वर्ष की आयु तक का जो गर्भकाल से लेके बात कर रहे हैं, तो माँ के द्वारा दिए गए नकारात्मक विचार भी हमारे अंदर वो सपने में आते होंगे। डेफिनेटली वही तो बूट सेक्टर, वही तो इंपॉर्टेंस है। इसीलिए तो काल का जो सिस्टम जो राम जी ने बताया था, पुरुषोत्तम बनो दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। तो पुरुषोत्तम बनने का तरीका उन्होंने बताया कि तू पुरुषोत्तम बनने का मतलब, इसीलिए उन्होंने लव कुश को महल में नहीं पलने पैदा होने दिया। जी यही कारण था उसका कि लव जी कुश जी अगर में गर्भ में रहेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे जो उनको सीखना चाहिए, जी जी इसलिए किया था। जी। जी एक पृथ्वी जी का प्रश्न भी है। जी। एक प्रश्न पृथ्वी जी का भी है। हाँ, नहीं, एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि एक बात और समझो, डेस्टिनी रीडर्स जो होते हैं ना, वो उनकी इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा मैं जी जी कि जैसे अभी देवराज जी ने सवाल किया कि हो सकता है पिछले जन्म का कोई ट्रांसफर हो गया हो। जी था ना भी एक सवाल। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, था। हाँ, चलो ठीक है, सवाल था ना। हाँ तो जी। वो सवाल का मतलब था कि वो जो पिछले जन्म से ट्रांसफर क्या क्या हुआ है, वो डेस्टिनी रीडर पढ़ के बता सकते हैं। ओके जी। वो डेस्टिनी वही बनती है जो पीछे से लेकर आ रहे हो, वही डेस्टिनी बनती है तुम्हारी। और वो लेफ्ट हैंड में होती है, जो आपका बायां हाथ है, जेंडर कोई भी हो, बाएं हाथ में आपकी डेस्टिनी लिखी होती है, जो आप पिछले जन्मों से लेकर आ रहे हो। और तो ऐसे राइट। ऐसे हमने अपना हाथ भी हमने दिखाया था, तो हाँ जी। उन्होंने कहा था कि आपको जो है इस जन्म में शिव जी के दर्शन होंगे, आपको भगवान के दर्शन होंगे। जी। मेरे लेफ्ट हैंड में ये लिखा हुआ है कि अच्छा। आपको भगवान जी के साक्षात दर्शन होंगे। हाँ हाँ। तो वो भी हमें कंफर्म करना था कि वो साक्षात दर्शन किस रूप में होंगे, या हुए हैं, या होने की अच्छा, संभावनाएं हैं। नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं तो एंकर हूँ। पर क्या जी जी। तुमने जो दर्शन होने के लिए जो योग्यता थी वो पता करी? उसमें तो हाथ में लिखा ही हुआ है कि होंगे ही होंगे, योग्यता लेके आए होंगे तो तो ही लिखा तुम्हारे हुआ आगे है। आगे आके चले गए, तुम्हें पहचाने ही नहीं हुआ। प्रॉब्लम ऐसा तो भी हो यही है। सकता है। जी। है? ऐसा हो सकता है। ऐसा ही होता है, इसीलिए जी डेस्टिनी मॉडिफिकेशन की बात की गई है जी कि डेस्टिनी में जो लिखा है अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर जी तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर डेस्टिनी में लिखा है तो जी उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आंखें तो खोलनी पड़ेंगी। जी हमें कोई अगर मान लो 50 किलो सोना मिलेगा मेरे को, तो जी। मेरी डेस्टिनी में लिखा है तो मैं उसको उठाने के लिए अपने आप को तैयार तो करूंगा। अच्छा जी। तो वो लेकिन लिखा योग्यता है तो कब वो तो होगी? हो गई। है? उसमें हाथ की रेखाओं में बता रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो होगा, तभी तो लिखा है ना कि दर्शन होंगे आपके इष्ट अरे के। तुम कमा कर लाए हो भाई, तुम कमा कर लाए हो, तुम्हारे कर्म फल है वो। जी। तो तुम तो कमा कर लाए हो, तो हम तो ना पहचानेंगे होने का कैसे? सवाल ही नहीं उठता।
तो हम तो भगवान जी को जिन रूपों में देखते हैं, चित्रों में, फोटो में, पिक्चरों में, तो ऐसे तो हमें दिख ही नहीं रहे अभी तक कोई भी ऐसे तो। ऐसा दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि पिक्चरों में और फोटो वाले जो बना रहे हो तो उन्होंने अपनी फोटो बना दी। अच्छा। यही पहचान तो तुम्हें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। अच्छा जी। कृष्ण ने यही कहा तो कि तो भैया हम तुम तो अपने, भगवान मानते हो, हम, श्याम मानते हो या क्या मानते हो। जी यहाँ पे हनुमान जी का एग्जाम्पल अगर समझोगे तो और समझ में आएगा कि जी हनुमान जी को कहा था कि वो समुद्र पार करके जाना है। जी वो कहते हैं जी मैं नहीं जा सकता, मेरी कैपेसिटी 100 की है, जी जाना था 150। जी तो फिर उसको जामवंत ने याद दिलाया। जी। वही सिचुएशन है कि योग्यता तो है पर वो जागृत नहीं है। अच्छा जी। लेकर आए हो पर पहचान नहीं है। अच्छा जी। इसीलिए डिजिटल लिविंग में योग्यता की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जी जी जी, ठीक बात है। वो जो जो चिन्ह बने हुए हैं उसको हमें योग्यता के हिसाब से उस जगह पे हमें पहुंचना है कि जहां हमारा गोल है वो। यस। जी। क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से लेके न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, जन्मपत्री, फिर धर्म गुरुओं के पास, फिर लेक्चर, फिर लिटरेचर, फिर अलग अलग संस्थाओं में मीडियम बनना, बहुत पूरी यात्रा कर चुके हैं। अब आगे देखो, हम और कितनी यात्रा करनी है वो हमारे हाथ की रेखाओं से, फिर रीडर से पूछना पड़ेगा हम, तो वही है कि वो मुझे पता नहीं, डेस्टिनी रीडर से पूछना पड़ेगा फिर। उससे यात्रा करने की बजाय अगर पहले पहचान करना सीख लो तो ज्यादा काम आएगा। जी जी है ना, क्योंकि यात्राएं जी। तुम करते रहे और पहचान तुम्हें हुई नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, वो आगे आगे निकल भी सकते हैं ना फिर वो। आगे सामने बैठे होंगे तो तुम्हें नहीं पता लगेगा। राइट राइट राइट। जी जी एक जी, एक और ठीक है, कोई बिल्कुल जी। पृथु। पृथ्वी जी का प्रश्न है। जैसे आपने बताया कि जो भी डिजिटल लिविंग के प्रोसीजर्स है उनके लिए, थोड़ा जोर से बोलो, ये कैमरे से दूर है लगता है, आवाज नहीं आ रही। नहीं, पास ही है जी, आपके स्पीकर की आवाज कम है। जैसे आपने बताया कि जो भी डिजिटल लिविंग के प्रोसीजर्स है यह अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें षोडशी गोपाल के सामने उनको लेके उनके सामने बैठ के प्रोसीजर्स करने हैं। पर कृष्णेश दरबार में तो लगे हुए षोडशी गोपाल, तो उनके सामने कर सकते हैं प्रोसीजर्स ना, ये सबके पर्सनल है। जो जो जिस क्योंकि वो ये पर्सनल इसलिए है कि उनके साथ उनको जुड़ना है, जो करे जो चाहता है उनकी पूजा करना, तो उसको अपने षोडशी गोपाल से जुड़ना पड़ेगा। अगर पब्लिक वाले षोडशी गोपाल से जुड़ने की कोशिश करोगे तो जुड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए वो अपने अपने षोडशी गोपाल से ही जुड़ना पड़ेगा, वही तुम्हारे से बात कर पाएंगे। वही अगर तुम कभी अपने पुराने उनसे पूछोगे ना रिलेशन से, जो षोडशी पहले गोपाल लड्डू गोपाल को पालते थे क्या थे, रखते थे अपने पास, कोई छोटा था तो पालेंगे ही। तो उनसे कोई अगर तुम्हें मिल जाता है, अपनी माँ से पूछना, वो मिलाएगी तुम्हें, तो वो बताएंगे कि हम लोग अपने अपने लड्डू गोपाल से बातें करते हैं। तो वो अपने अपने से कर सकते हो, पब्लिक वाले से नहीं कर सकते हो। तो वो तो फैमिली में एक रखते हैं, ऐसा थोड़ी कि 10 लोग हैं तो 10 रखते हैं। नहीं रखते। और रखते भी होंगे तो वो पता नहीं मेरे को क्योंकि लड्डू गोपाल वाला प्रोसीजर मुझे नहीं मालूम। लेकिन षोडशी गोपाल का डेफिनेटली अपना अपना रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम षोडशी बनना चाहते हो। तुम अपने आप अपने जीवन को, डिजिटल लिविंग का पर्पस क्या है ये समझो। षोडशी गोपाल तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि भैया 16 का रहना है, इसलिए अपना पर्सनल चाहिए। जी। जी आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझे लग रहा है कि समय भी हो चला है और हम लोगों ने जो पूछना चाहते थे वो पूछ ही लिया है। आगे भी हम इसी तरह से ये ऑर्गेनाइज किया करेंगे वीकली सेशन। आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जय कृष्णेंद्र भगवान की जय जय कृष्ण।